हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएनए मैथमेटिक्स पर। हम लोग आज देखने वाले हैं दैनिक जीवन में रसायन जो पार्ट चल रहा था हमारा केमिस्ट्री का, साइंस का, उसका लास्ट पार्ट, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे साबुन एवं डिटर्जेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने देख लिए थे पीएच स्केल, अम्ल और क्षार को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, किन किन ने अम्ल और क्षारों के बारे में क्या क्या थ्योरीज दिलाई, केस ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा, या फिर लुईस ने क्या उदाहरण दी, या फिर हमारे जो आर्हीनियस थे उन्होंने अम्ल और क्षारों के ऊपर क्या अवधारणाएं दी। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देख ली थी। अगर ये आपने नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो में एक बार जो नीचे लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उसके अंदर जरूर देख लीजिएगा। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग सोप, साबुन या अपमार्जक। साबुन तो आप लोगों ने ऑलमोस्ट सबने सुन रखा होगा, जो नहाते हैं, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, हाथ धोने का साबुन, जिसको हाथों में लगाते हैं तो हमारा जो गंदगी है वो साफ हो जाता है, उसको तो बोला जाता है साबुन। तो इसकी एक तो वो देखेंगे प्रोसीजर कि कैसे साबुन बना और कैसे वो गंदगी को अपने साथ लेके चला गया। दूसरा है हमारा अपमार्जक। अपमार्जक आप लोगों ने शायद सुना नहीं होगा, पहले डिटर्जेंट्स जो लिखा हुआ है डिटर्जेंट्स सुना होगा, अपमार्जक नहीं सुना होगा। अपमार्जक उसी को कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप जो वॉशिंग पाउडर यूज में लेते हो, वॉशिंग पाउडर, जैसे कि मान लो आप पतंजलि का हर्बल वॉशिंग पाउडर ला रहे हो, या फिर घड़ी, टाइड वगैरह जो भी देखते हो आप, वॉशिंग पाउडर, कपड़े धोने का सोडा या कपड़े धोने का जो पाउडर आता है पाउडर की फॉर्म में, उन्हीं को हम लोग अपमार्जक बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं साबुन एक्चुअल में बनता किससे है। तो माय डियर फ्रेंड्स, साबुन जो है वो बनता है उच्च वसीय अम्लों से। किससे जी? उच्च वसीय अम्लों से। जब उच्च वसीय अम्लों को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं हमारे कास्टिक सोडा के साथ, किसके साथ? कास्टिक सोडा के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तब हम लोगों को क्या प्राप्त होता है जी? साबुन हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। अब ये उच्च वसीय अम्ल क्या होते हैं? उच्च वसीय अम्ल जैसे ही वर्ड आया स्टूडेंट्स कंफ्यूज कि उच्च वसीय अम्ल एक्चुअल में होता क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी कार्बनिक श्रृंखला वाले अम्ल जिनके अंदर मिनिमम तो हो 12 कार्बन और मैक्सिमम 18 कार्बन तक तो हो, जिसमें कार्बन की श्रृंखला मिनिमम 12 से लेकर 18 तक हो, उनको हम लोग उच्च वसीय अम्ल बोलते हैं। मतलब जिनके अंदर जो ये कार्बन की चेन बनी होती है ना, चेन, इस चेन के अंदर मिनिमम तो 12 और मैक्सिमम हो 18। तो ये साबुन बनाने के लिए हम ऐसी कार्बनिक चेन वाले अम्लों का यूज करते हैं जिसके अंदर मिनिमम 15 या फिर 17 कार्बन तो एटलीस्ट हो। और ऐसे कार्बनिक अम्लों से हम लोग किसका निर्माण करते हैं जी? साबुन का। और इन्हीं को हम लोग उच्च वसीय अम्ल बोलते हैं। अगर वो पूछ ले कि उच्च वसीय अम्लों के 2-3 उदाहरण दे दो, तो आपको उदाहरण दे देना है स्टेरिक अम्ल, पामेटिक अम्ल और ओलिक अम्ल। ये जो पामेटिक अम्ल है इसको कई बार पारमेटिक अम्ल भी बोल देता है। क्या बोल देता है माय डियर फ्रेंड्स? पारमेटिक एसिड। ठीक है जी, कई बार तो इसको पामेटिक बोलता है, PALM, पामेटिक, लेकिन कई बार इसको पारमेटिक भी बोल देता है। यहाँ पे आर लगा देता है तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। पारमेटिक और पामेटिक दोनों एक्चुअल में एक ही चीज है। ओके जी, तो ये हैं हमारे कुछ उच्च वसीय अम्लों के उदाहरण जिनके अंदर कार्बनिक जो कार्बन की चेन होगी, इनमें मिनिमम कार्बन होंगे या तो 15 या फिर 17। ठीक है जी, 15 या 17 इनमें कार्बन होते हैं, कार्बन की चेन होती है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? उच्च वसीय अम्ल। आगे जी बात समझ में? तो उच्च वसीय अम्ल हमारा तेलों के अंदर या फिर ऐसे सामानों के अंदर पाए जाते हैं, जैसे जानवरों की चर्बी में वगैरह में, इनमें उच्च वसीय अम्ल पाया जाता है। तो ये तो होगी उच्च वसीय अम्ल की बात। अब आता है साहब, साबुन बनता कैसे है? जब इन उच्च वसीय अम्लों की रिएक्शन हम लोग कास्टिक सोडा किसको बोल रहे हैं? हम लोग NaOH को हम लोग क्या बोल रहे थे? कास्टिक सोडा। जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड था, इसको हम लोग कास्टिक सोडा बोल रहे थे।
तो या तो इसकी रिएक्शन उच्च वसीय अम्लों की रिएक्शन NaOH से करवा दें या फिर KOH से इसकी रिएक्शन करवा दें। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन या तो उच्च वसीय अम्लों से करा दे या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन उच्च वसीय अम्लों के साथ करवा दें, तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? साबुन। क्या प्राप्त होता है? साबुन। ये भिन्न भिन्न टाइप के साबुन आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है जी। अब एक्चुअल में होता क्या है, ये जो भी जैसे लंबी श्रृंखला वाले कार्बन लिख दिया हम लोगों ने C17H35 या फिर C17H35 COOH, ऐसे कुछ लिख दिया हम लोगों ने। तो क्या करते हैं, ये देखो C17H35 दिखाई देने में बहुत लंबा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा लंबा हो गया तो मैटर, तो इसको बोला जाता है एल्किल चेन या हाइड्रोकार्बन समूह। हाइड्रोकार्बन समूह, तो इसको डिनोट करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये ज्यादा लंबा हो गया तो इसको डिनोट करने के लिए कुछ शॉर्ट वर्ड यूज में ले लो। तो वो शॉर्ट वर्ड क्या यूज में लिया उन्होंने? R से डिनोट किया। किससे? अल्फाबेट R से इस लंबी सारी चेन को हम लोगों को डिनोट कर देना है। आई बात समझ में? तो इस लंबी चेन की जगह हम लोग क्या यूज में लेंगे? R हम लोग यूज में ले लेंगे, ठीक है जी। और चूंकि अम्ल है तो अम्लों के पीछे ये लगा रहेगा, ठीक है जी। ये कंप्लीट है। अब नेक्स्ट देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि साबुन बना कैसे। ये हो गया हमारा उच्च वसीय अम्ल। उच्च वसीय अम्ल के अंदर ये जो स्टेरिक अम्ल, पामेटिक अम्ल, ओलिक अम्ल है ना, इसमें क्या है, कार्बन की संख्या डिफरेंट होती है। किसी में कार्बन 15 होगा, किसी में 17 होगा, वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ इनका वो फॉर्मूला रहता है। उसके अंदर कार्बन की संख्या डिफरेंट रहती है। जो चेन बनती है उस चेन के अंदर या तो कुछ कार्बन कम होंगे या कुछ ज्यादा होंगे, 15, 17, 16 जो भी है, ऐसे कुछ होता है। तो जब उच्च वसीय अम्ल बन गया हमारे CH2COR, CHCOOR, CH2COOR, ये है हमारा उच्च वसीय अम्ल। अब ये स्टेरिक अम्ल भी हो सकता है, पामेटिक अम्ल भी हो सकता है, ओलिक अम्ल भी हो सकता है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन सा है, बस क्या लगा दिया उन्होंने? R लगा दिया। लंबी श्रृंखला के लिए क्या लगाया? R लगा दिया। इस लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला के लिए क्या लगा दिया इन्होंने? R लगा दिया, ठीक है जी। और इसको एल्किल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्किल। जब हम लोग इन उच्च वसीय अम्लों की रिएक्शन NaOH से करवाते हैं तो क्या प्राप्त हुआ हम लोगों को? ये जो है Cr, ये तो उठ के यहाँ पे आगे बढ़ गया, ठीक है जी। तो ये बन गया RCOO। क्या बन गया? RCOO। और ये जो CH2 है, ये CH2 चला गया इस OH के साथ में, CH2 चला गया उधर। और ये जो Na था, Na क्या है? यहां से टूटेगा, देखो Na प्लस और OH माइनस, Na प्लस OH माइनस में टूटेगा। तो ये Na जो है यहां पे RCOO, ये O के ऊपर माइनस आ जाएगा, Na के ऊपर प्लस था, तो ये COO क्या करेगा? इस Na को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहां तो बन जाएगा RCOONA। और ये CH2 है, जैसे यहां से टूटा, इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये CH2 प्लस का होने के कारण इधर OH माइनस की तरफ चला जाएगा और ये उधर जाते हैं, ये तो बना लेगा गिल्सरोल। क्या बना लेगा? गिल्सरोल। गिल्सरोल या गिल्सरीन दोनों एक ही चीज है। जब गिल्सरोल को पानी में मिलाया जाता है तो उसको गिल्सरीन बोल देते हैं। ओके, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि गिल्सरोल और गिल्सरीन डिफरेंट होते हैं, एक ही होते हैं। कई स्टूडेंट इस बात पे कंफ्यूज होते हैं। देखो जी, वो क्या है, कईयों का ध्यान इधर नहीं होता कि साबुन बन रहा है, कईयों का ध्यान ये होता है कि यार गिल्सरोल भी बन रहा है, और गिल्सरोल किस काम में आएगा, गिल्सरोल क्यों लिखा, गिल्सरोल क्या होता है, पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। लेकिन फिलहाल ये देख लो, हम लोग साबुन बना रहे हैं, ठीक है जी। और गिल्सरोल को अगर पानी में डाल देते हैं तो गिल्सरीन बन जाता है। घर पे पड़े होता है, कई बार गिल्सरीन यूज में लेते हैं, और यही वो गिल्सरोल है जो नकली आंसू लाने के काम आता है। गिल्सरोल आंख में लगा लो, आंसू आ जाएगा। साबुन के अंदर थोड़ा सा गिल्सरोल मिलाते हैं, इसकी वजह से क्या है, हमारी आंख में जैसे ही साबुन जाती है ना, तो हमारे आंख से आंसू आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो गिल्सरोल का नतीजा है। थोड़ा बहुत एल्कोहल या फिर वो खुशबू वाले डाल देते हैं, इसकी वजह से साबुन में खुशबू आती रहती है, ठीक है जी। ओरिजिनलिटी में जो साबुन बनता है उसमें ना खुशबू आती है ना आंसू आते हैं उससे, लेकिन इस गिल्सरोल की वजह से आंसू आ जाते हैं। थोड़ा बहुत ये बच जाता है इसके अंदर, तो इस गिल्सरोल की वजह से आंसू आते हैं। और उस एथेनॉल या वगैरह जो भी बाकी रीजेंट्स जो भी डालते हैं, उनकी वजह से साबुन में खुशबू आती है। नॉर्मल जो अपना साबुन बनता है उसमें ना ही तो खुशबू आती है, ना ही उससे आंसू आते हैं, ठीक है जी। चले आगे।
तो देखो जी, ये बन गया हमारा साबुन, RCOONA। आई बात समझ में? यहां तक की रामलीला तो क्लियर है। साबुन बना दिया हम लोगों ने, अब इसको कैसे यूज करते हैं ये आगे देखेंगे। पहले थोड़ा सा इसके बारे में जांच लेते हैं। जब इसको पानी में डालते हैं, जब इसको पानी में डालते हैं तो ये क्या करता है, हमारे दाग धब्बे या फिर कुछ लगा हो स्किन के तो उनको साफ कर देता है। लेकिन वो एक शर्त पे काम करता है, वो क्या है कि अगर पानी मृदु हुआ, कैसा? मृदु जल। कौन सा जल जी? मृदु जल। जल अगर मृदु हुआ तो ही साबुन काम करेगा, वरना साबुन काम नहीं करेगा। एक तो होता है मृदु जल और दूसरा होता है माय डियर फ्रेंड्स कठोर जल। कौन सा होता है जी? कठोर जल। अब ये देख लो कि मृदु जल क्या होता है, कठोर जल क्या होता है। पिछले वीडियो में, पिछले पार्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो बरसात का पानी आता है वो एकदम क्लियर रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारे एसिड्स हम लोग छोड़ रहे हैं, जैसे H2SO4, H1O3 वगैरह जो भी वायु के अंदर हम लोग छोड़ रहे हैं, इन एसिड्स की वजह से क्या होता है, एसिडिक रेन होती है और फिर वो बरसात का पानी शुद्ध नहीं रहता है। लेकिन जो ओरिजिनल हमारे को बरसात का पानी मिलता है वो क्या होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, एकदम क्लीन होता है, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती है। तो जो मृदु जल होता है उसके अंदर कोई अशुद्धि नहीं रहती और साबुन अपना काम परफेक्ट तरीके से कर लेता है। लेकिन जैसे ही कठोर जल आया, अब कठोर जल के अंदर क्या होता है, अशुद्धियां मिली होती है, उस जल को हम लोग कठोर जल बोलते हैं। और कठोर जल के अंदर क्या होता है, अशुद्धियों के रूप में या तो होता है मैग्नीशियम, क्या होता है जी, मैग्नीशियम, या फिर होता है कैल्शियम। क्या होता है जी, कैल्शियम। कैल्शियम या मैग्नीशियम के रूप में कठोर जल के अंदर अशुद्धि होती है। तो ये क्या करता है, जैसे ही हम लोग मिसेल फॉर्मेशन के अंदर देखेंगे ये आगे काम कैसे करता है, तो एक्चुअल में क्या होता है, ये Na टूट कर तो बिखर जाता है, उसमें पानी में आयनित होकर ये तो निकल जाता है। लेकिन कठोर जल के अंदर क्या होगा, ये Mg और Ca है, ये दोनों इस Na का स्थान ग्रहण करके यहां बैठ जाते हैं और इस वाली चेन को अपना काम नहीं करने देते। ठीक है जी, तो कठोर जल में साबुन काम नहीं करते। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सॉरी देखा होगा, प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि एक तो होता है कपड़े धोने का साबुन। कौन सा जी, कपड़े धोने का साबुन का साबुन। एक होता है हमारे नहाने का साबुन, या फिर हमारा शैम्पू हो गया, या फिर शेविंग क्रीम हो गई। क्या हो गई जी, शेविंग क्रीम। अब एक्चुअल में होता क्या है, जब हम लोग इसके अंदर इस NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे तब तो बनेगा हमारा कपड़े धोने का साबुन। ठीक है जी। और जैसे ही हम लोगों ने इसके जगह पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर दिया, KOH का यूज कर दिया, तो हमारे नहाने का या शैम्पू बन जाएगा। अब ये बात अलग है कि शैम्पू के अंदर या फिर शेविंग क्रीम वगैरह होती है, उसके अंदर हम लोग एडिशनली भी कई चीज़ें मिलाते हैं, जैसे एथेनॉल वगैरह मिलाते हैं ताकि वो फोम ज़्यादा दे। शेविंग क्रीम है वो फोम ज़्यादा देती है, शैम्पू फोम ज़्यादा देती है, फोम मतलब झाग ज़्यादा देती है, तो उसके लिए कई एडिशनल रीजेंट्स भी हम लोग मिलाते हैं, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी हमारे चैप्टर का हिस्सा नहीं है। तो ये जो नहाने का शैम्पू है या शेविंग क्रीम है वगैरह जो भी बनता है, उनके अंदर हम लोग किसका यूज करते हैं, KOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। जबकि हम लोगों के जो कपड़े धोने का साबुन है उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या हमारे कास्टिक सोडा का। क्लियर है यहाँ तक? ये थोड़ी एडिशनल जानकारी थी आपके लिए। आपके सिलेबस में इतना ही है कि ये फॉर्मूला याद रख लेना है, और इस फॉर्मूले के बाद आपको ये याद रखना है कि ये मृदु जल में काम करते हैं, कठोर जल में काम नहीं करते। आपको ये फॉर्मूला याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, 3 बार कॉपी में लिख के देखने ना, ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। लेकिन अगर दिमाग में नहीं बैठता तो आप लोग क्या करना, ये जो इजी फॉर्मूला है इस फॉर्म में लिखा हुआ, इसको याद कर लो कि जब उच्च वसीय अम्लों के अंदर जब हम लोग कास्टिक सोडा मिलाते हैं तब हम लोगों को साबुन प्राप्त होता है। ठीक है जी, ये तो याद रख सकते हो आप लोग। ये याद नहीं रहे कोई मतलब नहीं,
लेकिन इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर याद बाय जो है आपको याद नहीं रहता है तो ये वाला याद कर लेना। तो ये तो हो गए हमारे साबुन की बात। साबुन के अंदर हम लोगों ने देखा कि साबुन बना कैसे बना, वो आप लोगों ने देख लिया। इसके अंदर एडिशनल उत्पाद क्या पैदा हो गया, ग्लिसरॉल। जैसे हम लोग कुछ भी बना रहे थे पहले, तो कईयों में क्लोरीन गैस निकल रही थी, कईयों में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही थी, कईयों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही थी। मतलब कुछ ना कुछ एडिशनल बन रहा था। जैसे अपन बना कुछ रहे थे लेकिन उसके साथ कुछ एडिशनली प्रोडक्ट भी बन रहा था। इसके अंदर एडिशनली प्रोडक्ट कौन बन गया, ये ग्लिसरॉल। और साबुन क्या हो गया, 3RCOONA। ये 3 और ये 3 किस लिए लगाया, हम लोगों ने इसको बैलेंस करने के लिए। ये हमारी जो रिएक्शन के अंदर जो परमाणु है इनको बैलेंस करने के लिए हम लोग ये 3 लगाते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन वाला, उसके अंदर देख लेंगे ये 3 क्यों लगाया। और ये एरो का मतलब है कि रिएक्शन इधर की साइड में फॉरवर्ड हो रही है। फॉरवर्ड मतलब इस इधर की साइड में प्रगतिशील है। तो एक डेफिनेशन पूछ लेता है इसके अंदर, वो हम लोग बुक की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। सबसे पुराना अपमार्जक साबुन है ये दीर्घ श्रृंखला वाले C12 से C18, मतलब कार्बन की जिसमें संख्या 12 है 18 हो, कार्बन परमाणु वाले वसा अम्लों जैसे कि स्टेरिक, पामेटिक, ओलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। ये वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाए जाते हैं। यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। कभी कभार ये जो साबुनीकरण की डेफिनेशन है ये हम लोगों से पूछ लेता है। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, एक आपने साबुन देखा होगा पियर्स, कुछ ऐसा होता है पियर्स, ठीक है जी। तो इसके अंदर पियर्स के अंदर क्या होता है एक्चुअल में, देखा होगा आपने, इसमें से आर पार दिखाई देता है। जैसे बाकी साबुन ले लो, दूसरे जितने भी साबुन है उनमें आर पार दिखाई नहीं देता, लेकिन पियर्स में जैसे हम लोग देखेंगे तो धुंधला धुंधला सामने वाला भी कुछ दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, कभी दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार ऐसी आर पार चीज है और इससे हम लोग नहा रहे हैं, झाग दे रही है बराबर, मतलब काम दूसरे साबुन के बराबर कर रहा है, लेकिन इसमें से आर पार दिखाई दे रहा है। दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए वो क्यों हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है, जैसे साबुन बन गया, साबुन बनाने के बाद क्या करते हैं, इसके अंदर ग्लिसरीन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं जी, ग्लिसरीन। ये जो ग्लिसरॉल है जो एडिशनली प्रोडक्ट बना, इसको कुछ मात्रा में इस साबुन के साथ हम लोग मिला देते हैं। और जैसे ही हम लोगों ने साबुन के साथ ग्लिसरॉल मिलाया या ग्लिसरीन मिलाया, ये साबुन कैसा बन जाता है, पारदर्शी साबुन बन जाता है। क्या बनता जाता है जी, पारदर्शी साबुन। और पहले बता चुका हूं मैं कि ग्लिसरीन का यूज हम लोग नकली आंसू लाने के अंदर करते हैं। तो ये पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका यूज लिया हम लोगों ने, ग्लिसरीन का। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक। अब क्या हुआ, साबुन हम लोगों ने देख लिया कि ये मृदु जल में काम करते हैं, कठोर जल में काम नहीं करते। तो अब क्वेश्चन आया नेक्स्ट कि यार कठोर जल में जब कपड़े धोते हैं हम लोग, जो खारा पानी होता है उसको हम लोग जो बोलते हैं कठोर जल, या फिर ऐसा पानी जिससे नहाने से आपका एक तो बदन थोड़ा रूखा सूखा पड़ जाए या फिर बाल चिपचिपे हो जाए। देखना आप लोग, खारे पानी की एक खास बात होती है कि अगर उसमें साबुन लगा ली मैंने तो क्या होगा, ये बाल थोड़े चिपचिपे हो जाएंगे, एकदम मतलब आपस में घुस जाएंगे। एकदम साफ पानी है, क्लियर पानी है, मीठा पानी है, तो उससे नहाएंगे अपन तो अपने बाल एकदम खिल जाएंगे। या शैम्पू कर ली तो बाल एकदम खिल जाएंगे। लेकिन गलती से आपने खारे पानी से नहा लिया साबुन लगा के, तो क्या होगा, बालों के गुच्छे बन जाएंगे। तो वो पानी क्या कहलाता है, वो पानी कहलाता है हमारा कठोर जल। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो कठोर जल में अगर कपड़े की गंदगी हटानी हो तो क्या यूज में लिए, तो कठोर जल के अंदर हम लोगों को साबुन के एवज में यूज लेने के लिए बनाया गया फिर अपमार्जक। क्या बनाया गया, अपमार्जक या डिटर्जेंट, जो क्या करता है, कठोर जल में भी इजीली काम करता है। और डिटर्जेंट का मतलब होता है टू वाइप क्लीन। क्या होता है, टू वाइप क्लीन, किसी चीज को साफ करना। और डिटर्जेंट को एक बोला जाता है बिना साबुन वाला साबुन। इसके अंदर साबुन नहीं होता है। डिटर्जेंट को क्या बोला जाता है, एक लाइन बोली जाती है बिना साबुन वाला साबुन। मतलब साबुन का तो काम करेगा लेकिन इसके अंदर साबुन नहीं होती है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई।
तो यहां तक रामलीला क्लियर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा अपमार्जक। इसको पहले मिटा देता हूं इधर वाले को। अपमार्जक हम लोगों ने देख लिया कि ये कठोर जल में सफाई के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो ये कठोर जल में कर रहा है तो मृदु जल में तो ऑटोमेटिक करेगा ही सही, ठीक है जी। कठोर जल में इजीली कर देता है और मृदु जल में भी इजीली कर देता है। एक बार इसका फॉर्मूला देखते हैं, कई बार एग्जामिनेशन के अंदर ये फॉर्मूला पूछा हुआ है। एक तो होता है सोडियम एल्किल सल्फेट, ये तो रहा सोडियम, ये रहा एल्किल और ये रहा सल्फेट, ठीक है जी। एक होता है सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। ये दो फॉर्मूले होते हैं, ये आपको रट लेने हैं। कईयों बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि इनमें से अपमार्जक का फॉर्मूला बताइए। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाइक जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये साबुन वाला क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, मोस्टली पूछता ही है। तो अपमार्जक का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे बेस, या जो साबुन का फॉर्मूला देखा था अपन ने RCOONA, उन साबुन का फॉर्मूला या फिर ये जो अपमार्जक का फॉर्मूला है ROSO3Na, ठीक है जी। तो इनमें से कई बार इन फॉर्मूलों के अंदर से वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको ये फॉर्मूले रट लेना एकदम 3 या 4 बार कॉपी में उतार लो, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो ये जो अपमार्जक है ये कठोर जल में इजीली काम करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि कठोर जल में क्या आते हैं हमारे मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के रूप में अशुद्धियां थी। वो साबुन के अंदर क्या कर रहे थे, Na को रिप्लेस करके Na का स्थान ग्रहण कर लेते थे। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर ये Na का स्थान ग्रहण करते भी हैं तो क्या करते हैं, Na का स्थान ग्रहण नहीं करके ये क्या कर देते हैं, ये दोनों सल्फोनेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं जी, सल्फोनेट। क्योंकि इसमें हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, SO3 दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये है +2 और ये भी है +2, तो ये क्या करेंगे, इस SO3 के साथ मिलके ये सल्फोनेट बना लेंगे और इस Na की प्रक्रिया को, ये जो RO है इसकी प्रक्रिया को ये प्रभावित नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। क्यों ये कठोर जल में काम कर रहे हैं, क्योंकि कठोर जल में साबुन की बाधा के रूप में आ रहे थे हमारे मैग्नीशियम और कैल्शियम। जब मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों को ये सल्फोनेट के रूप में बाहर भगा देगा, ये जो सल्फोनेट होते हैं ये पानी में इजीली घुल जाते हैं और इससे ये क्या होता है, ये इजीली अवक्षेपित नहीं होता है साबुन की तरह और अपना काम पूर्णतया कर देते हैं। इसके बाद एक चीज और याद रखनी है हम लोगों को कि ये जो अपमार्जक है ये क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला तो इनमें होती ही है। हम लोगों ने देख लिया था कि साबुन के अंदर लंबी श्रृंखला थी क्योंकि हम लोग उच्च वसीय अम्लों से इसको बना रहे थे। इसके अलावा ये साखित भी खूब सारे होते हैं। साखित मतलब इनमें चेन तो होगी ही सही, लेकिन ये साखित भी होंगे, खूब सारी संरचनाओं स्ट्रक्चर से मिलके ये बना होगा। तो ये जो ज्यादा साखित होगा तो एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, कपड़े धोए और पानी को नाली में बहा दिया, वो नाली से घूमते घामते जाके कहीं बड़े नाले में मिल जाएगा, बड़ा नाला किसी नदी के अंदर मिल जाएगा, नदी समुद्र में मिल जाएगी। तो होता क्या है एक्चुअल में, वो जो साबुन था, अगर हम लोगों ने साबुन को यूज किया और साबुन को बहा दिया तो साबुन का वो झाग था, उस झाग को तो जीवाणुओं द्वारा, किससे, जो पानी के अंदर जीवाणु रहते हैं इनके द्वारा उसका अपघटन कर दिया जाता है। लेकिन क्या होता है एक्चुअल में, अपमार्जक के अंदर लंबी श्रृंखला के अलावा ज्यादा साखित हो जाते हैं। कई बार अपमार्जकों में कोई मान लो लो क्वालिटी का अपमार्जक ले रहे हैं अपन, तो उसके अंदर साखित ज्यादा होगा और ये अपने लिए तो कोई डिफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो हमारा पानी है उसको ये बहुत ज्यादा प्रदूषित कर देगा और ये उसके अंदर जीवाणुओं से अपशिष्ट नहीं होगा, और जो कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए क्या करते हैं, इसके अंदर कम साखित श्रृंखला तो वही होगी, लेकिन इसकी शाखाओं को कम करने के लिए इसमें क्या यूज में लेते हैं हम लोग, ये बेंजीन का इसमें यूज कर देते हैं। बेंजीन सल्फोनेट का हम लोग इसमें यूज करते हैं ताकि ये कम साकित रहे और जीवाणुओं से आसानी से अपघटित हो जाए। जीवाणु इसको खा के इसको अपघटित कर दे ताकि हमारे पानी को नुकसान नहीं पहुंचाए। और इसलिए अपमार्जकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई बार इनके अंदर अकार्बनिक फॉस्फेट, सोडियम परऑक्सीबोरेट और कुछ प्रदीप्त यौगिक मिला जाते हैं ताकि ये अपना अच्छा काम करे और जल में आसानी से अपघटित हो जाए। ठीक है जी, ये हो गया हमारा अपमार्जक खत्म।
अब हम लोग देख लेते हैं कि ये साबुन और अपमार्जक जो है अपना काम किस प्रकार कर रहे थे, किस प्रकार गंदे जल से उस कीटाणु या जीवाणु, दाग धब्बा जो हमारे स्किन पर या हमारे कपड़े पर जो भी था उसको कैसे पकड़ के बाहर निकाल रहे थे। वो प्रोसीजर हम लोग देख लेते हैं। वो प्रोसीजर आती है हमारी मिसेल के अंदर। किसके अंदर आती है माय डियर फ्रेंड्स? मिसेल के अंदर। कि ये क्या करते हैं, एक मिसेल फॉर्मेट करते हैं और मिसेल के द्वारा वो जो दाग धब्बा है वो बाहर निकल जाता है। तो आइए देख लेते हैं मिसेल फॉर्मेशन। देखो जी माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअल में होता क्या है, मिसेल फॉर्मेशन के अंदर जो हमारे दाग धब्बे है या हमारे बॉडी पे जो भी कीटाणु जीवाणु तेल वगैरह वसा लगा रहेगा उसको कैसे ये बाहर निकलता है साबुन या अपमार्जक। जैसे मान लो ये हमारे बॉडी पे कोई दाग धब्बा लगा हुआ है, हमारे कपड़े पे कोई दाग धब्बा लगा हुआ है, इसको कैसे निकालेंगे? तो हम लोगों ने साबुन की जो फॉर्मूला है उसके अंदर देखा था, ये था हमारा फॉर्मूला RCOONA। अब क्या होता है, जैसे इसको पानी में डालेंगे, पहले पानी में मिलेगा, पानी में मिलते ही ये जो N है Na है ये तो प्लस होके उसमें जल के अंदर आयनित हो जाएगा। आयनित होने के बाद क्या बचा, ये बच गया हमारे पास RCOO-। ठीक है जी, RCOO-। अब एक्चुअल में क्या होता है, इनके भी दो पार्ट हो जाते हैं। कितने पार्ट हो जाते हैं? इनके दो पार्ट हो जाते हैं। ये R है, इसको तो बोलते हैं पूंछ वाला भाग। कौन सा? पूंछ। पूंछ है फिर टेल, इसको तो बोलते हैं टेल वाला पार्ट। और जो COO- है इसको बोलते हैं हम लोग सिर वाला भाग या फिर हेड वाला भाग। वैसे ही चूंकि ये क्या होता है, जल विरोधी होता है, ये जल से दूर भागता है। कौन? एल्किल वाला जो ग्रुप है वो जल से दूर भागता है, तो इसको हम लोग कई बार जल विरोधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? जल विरोधी। और इस वाले को जो जल से स्नेह करता है, जल के पास रहता है, उसको बोलते हैं जल स्नेही। जल स्नेही। कई बार इसको जल रागी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जल रागी। तो इसको बोलेंगे जल विरागी। कई बार माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है, इसको कई बुक्स में अलग अलग मेंशन किया हुआ है, तो सब नाम एक बार देख लेते हैं। इसको बोलते हैं ध्रुवीय वाला भाग। कौन सा? ध्रुवीय। और इसको बोलते हैं अध्रुवीय। ध्रुवीय मतलब पोलर भाग, और इसको बोलेंगे नॉन पोलर भाग। तो ये तो हो गए इनके अलग अलग नाम के क्या बोला जाता है, क्या नहीं। ये तो बनाता है हमारा जो मिसेल फॉर्मेशन होती है उसके अंदर, ये तो बनाता है पूंछ। पूंछ मतलब इस तरीके से डिनोट कर देंगे। और ये बनाता है सिर, हेड, मतलब इसको ऐसे गोल गोल ही बनाते हैं ना हमारा सिर, तो इसको इस तरीके से गोल गोल सिर के रूप में बना देंगे। ठीक है जी, ये नाम देख लिए। अब देखो जी, ये नाम ही देखें। अब ये काम कैसे करने वाले, जो ये हमारा टब है, बड़ा सा टब है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है साहब? पानी भरा हुआ है। ये पानी भर दिया मैंने, पानी भर दिया। यहां पे कोई कपड़े के अंदर ये दाग लगा हुआ है। अब क्या करा मैंने, जैसे ही इसके अंदर डिटर्जेंट या फिर साबुन डाला, साबुन डालते ही क्या होगा, ये जो जल विरोधी भाग है ये इस जल के अंदर उस वस्तु को ढूंढेगा जो जल से रिएक्ट नहीं कर रही है या फिर जल से कुछ विरोध कर रही है। तो ये जो दाग है, ये जो कीटाणु है, ये अलग चीज है जल से, ये जल का विरोध नहीं कर रही है। तो ये जल विरोधी भाग इसके पास आएगा, क्योंकि भाई भाई के गले तो लगता ही है, भाई भाई भाई। तो ठीक है, ये इसके भाई से गले मिलने आएगा। तो साहब ये तो आ गया ये गले मिलने। ठीक है जी, ये ऐसे करके ये खूब सारे भाई आ जाएंगे इससे मिलने के, तू हमारा भाई है, तू भी जल से नफरत करता है, मैं भी जल से नफरत करता हूं, चलो सब मिलके लूडो खेलते हैं। तो ये आ गए सारे भाई एक जगह पे मिल गए जी। अब क्या होता है कि इनके साथ, इन भाइयों के साथ एक कसाई भी लटका होता है पीछे ऐसे करके। कौन? ये COO-, जो ध्रुवीय सिरा होता है जिसको हम लोगों ने सिर बोला था। तो भाई के पीछे एक वो लटका हुआ है कुछ, तो ये लटका दो। ये सब भाइयों के जो भी भाई मिलने आए हैं इनके पीछे ये कोरोना रूपी लटका हुआ है एक। ठीक है जी, अब ये क्या कर देंगे, इसके भी कर देंगे कोरोना। और ये सब आए भाई, तो इसको यहाँ से उठाया और उठा के यहाँ पे नीचे अलग ला देंगे। ठीक है जी, इस तरीके से ये काम करते हैं। खूब सारे भाई आए, इसको यहाँ से उठाया और उठा के नीचे पटक दिया।
अब यहाँ पे सब भाई बंद आराम से रहेंगे। ये होता है मिसेल निर्माण। तो एक्चुअल में हुआ क्या यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, ये जल विरोधी था, हमारा दाग या हमारा जो अपशिष्ट था ये जल विरोधी था। तो इससे जल विरोधी भाग जो हमारा एल्किल के रूप में था वो आके मिल गया, और इसको हम लोगों ने पूंछ के रूप में डिनोट किया था। तो ये पूंछ आके इससे जुड़ गई, और पूंछ के आगे कौन जुड़ा हुआ था, जल स्नेही भाग। ये क्या बोला था कि पानी आई लव यू, और ये आर क्या बोला था, पानी आई हेट यू। तो ये हेट यू वाला भाग तो हेट यू वाले भाग के साथ मिल गया, और ये लव यू वाला भाग लव यू वाले भाग के साथ मिल गया। लेकिन अब क्या हुआ, एक्चुअल में इसका वजन, इसका जो वजन है ये इनसे सहा नहीं गया, और जैसे ही हम लोगों ने पानी में कपड़े को बार बार डुबा के निकाला, फिर बार डुबाया, फिर निकाला, फिर डुबाया, फिर निकाला, तो क्या हो गया, ये भारी हो गया यहाँ से, और भारी होने के कारण उस पानी में तैरता तैरता नीचे आके गिर गया। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि कपड़े को धोने के बाद जब उसको पानी में डुबो के निकालते हैं तो नीचे पानी के अंदर कई सारी अशुद्धियां आके बैठ जाती है। तो ये था हमारा मिसेल। इसको इस तरीके से समझ सकते हो आप लोग कि मान लो ये कपड़ा है और इस कपड़े पे यहाँ पे अशुद्धि है, तो यहाँ से ये आएंगे कौन, ये पूंछ लगे हुए बंदर। ये तो है आर अपना, जिसको हम लोग जल विरोधी बोल रहे थे, और यहाँ पे एक हेड होगा जिसको क्या बोल रहे थे, जल स्नेही, COO माइनस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि साहब यहाँ पे Na भी तो था, Na कहाँ भगा दिया। तो एक्चुअल में क्या होता है, इनमें से पूरा तो Na आयनित होता नहीं है, तो कई Na इनके चिपके होते हैं। जैसे मान लो 2-4 पे Na भी बैठे रहते हैं, 2-4 पे Na भी बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं है सारा भाग Na का आयनित हो गया और भाग गया, 2-4 बैठे रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे गंदगी है तो ये पूंछ वाला, सिर और पूंछ दोनों दौड़ते दौड़ते आए और यहाँ पे आगे ऐसे चिपक गए। चिपकने के बाद क्या किया, ज़्यादा हो गए, तो इन्होंने इसको अशुद्धि को यहाँ से उठाया, और ये कपड़ा तो यहाँ से साफ हो गया क्योंकि यहाँ से अशुद्धि चली गई, और ये यहाँ पर आ गए साहब, कौन, ये मिसेल बन गया। और ये है हमारे मिसेल, क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, मिसेल, जिनके अंदर ये पूंछ वाला भाग तो एल्किल वाला भाग है, और ये बाहर जो निकला हुआ है ये है COO माइनस। इस बाहर वाले को तो जल रागी बोलते हैं, अंदर वाले को जल विरागी बोलते हैं। बाहर वाले को ध्रुवीय, अंदर वाले को अध्रुवीय। ये है हमारी गंदगी जो कपड़े के अंदर लगी हुई थी, ये यहाँ से निकली तो कपड़ा एकदम क्लीन हो गया। बात समझ में आ गई थी, कैसे मिसेल बना, कैसे साबुन बना, और कैसे अपमार्जक बना, कैसे साबुन ने अपना काम पानी के अंदर पूरा किया। साबुन मृदु जल में काम कर रहे थे और अपमार्जक दोनों जलों में काम कर रहे थे। तो एक बार इस टेबल के थ्रू इन दोनों के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आपको क्या करना है, होमवर्क के रूप में पीएच हमारे नॉर्मल जीवन में क्या क्या काम में आता है वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, और नेट पे, आप लोग नेट पे देख रहे हो ये वीडियो, तो नेट पे सर्च करोगे कि आर्हीनियस ब्रोंस्टेट लोरी और लुइस के अलावा भी एक और साइंटिस्ट ने अम्ल क्षारों के ऊपर अपनी अवधारणा दी थी। वो साइंटिस्ट कौन से थे उनके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। और बीएड और रीट धारी वे छात्र जो कि अध्यापक बनने के लिए प्रयासरत हैं, वो हमारी एजुकेशनल साइट www.rahadeducation.com जरूर विजिट करें। थैंक यू वेरी मच।